कैसा गया आप लोग का मेन क्या था मेन अच्छा नहीं है मेन क्या अच्छा नहीं मेन फिजिक्स क्या बनाया था फिजिक्स क्या था वो हां फिजिक्स अच्छा बना अच्छा बनाया हां अच्छा सोचने वाला थैंक यू और कैपेसिटर वाला मतलब सारे ऑप्शन नहीं है एक दो क्योंकि एमजी को आईएलजी लगेगा तो ये सर वो लोरेंट नहीं हुआ है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड तो वो क्वेश्चन मेरे ख्याल में बोनस मिल जाएगा क्या फर्क पड़ेगा मेंस में इंटीजर होता है ना तो तुम अगर आंसर 01025 आ रहा है तो वो तो तुम वहां पे टाइप भी नहीं कर पाओगे तो तुम्हें तो वहां पे इंटीजर ही डालना है तो 01025 का तुम्हें वैल्यू 0 डालना है अब 0 लेकिन विश्वास होना चाहिए कि 0 ठीक है वो थोड़ा सा टफ होता है कि 0 कैसे होता है पर ठीक है होता है ऐसे है क्वेश्चन आए कई बार डायमेंशन वाले क्वेश्चंस भी आए कि p + q + r की वैल्यू फाइंड करनी है और आंसर 0 आ रहा है तो डालना पड़ता है बट वो
जब तक वो ट्रस्ट नहीं करेगा तब तक नहीं। सर जनरली वो ऐसा देते हैं कि 10 के पावर में कुछ मल्टीप्लाई होते हैं 25 लिख तब 0 ऐसा लिखने को। ओके चल आई थिंक हमारे चैप्टर पे आते हैं। एज ऑफ नाउ लास्ट लेक्चर में हमने पी ड्यू टू कैविटी वाला एक क्वेश्चन किया था और आंसर निकाला। बिफोर आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, मुझे दो छोटे और एक डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एम्पियर्स लॉ पढ़ाने हैं। जब तक मैं वो लिख रहा हूँ तब तक मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, आपको ट्राई करना। ये क्वेश्चन इरोडो का, बट क्वेश्चन इरोडो का इसलिए टफ है उस हिसाब से मत सोचना, नॉर्मल तरीके से सोचना तो क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। देखो भाई अब करंट I is flowing along a thin wire. Is flowing along a thin wire, shaped as a regular polygon. Shaped as a regular polygon with n sides. With n sides. Which can be inscribed into a circle of radius capital R. Which can be inscribed into a circle of capital R. Find the magnetic induction. Find the magnetic induction at the center of the polygon. Find the magnetic induction at the center of the polygon. Also analyze the expression. Also analyze the expression at n tends to infinity. Also analyze the expression at n tends to infinity.
2 मिनट सेट बोल का आंसर है you not n 2 pi by n upon 2 pi sir you not n 10 pi by n और अच्छा 10 का वेक्टर कैसा है सर sin थीटा so I think ऐसा कुछ डायग्राम बनाओ और ऐसा से किया फिर उससे एक का ये रेडिएशन और एक ऐसे जॉइन किया और ये so ये साइड पे लिखा पाई बाय ये भी पाई बाय ये कैपिटल आर होगा ये भी कैपिटल आर और ये डिस्टेंस हमें ले लेगा तो वो हो जाएगा r cos पाई बाय और फिर यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाओगे वो लगाओगे इतने बार की वजह से म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई ये डिस्टेंस ब्रैकेट में sin पाई बाय प्लस sin पाई तो वो 2 का फैक्टर आ जाएगा नीचे cos का फैक्टर आ जाएगा तो उससे 10 और उसके बाद n टेंड्स टू इंफिनिटी आप करोगे तो आपका एक्चुअली में सर्कल बन जाएगा सर्कल बन जाएगा तो मिरर डायमेंशन का फॉर्मूला बन जाएगा व्हिच इज ऑल्सो आई थिंक उसमें फॉर्मूला क्या आया था आपको म्यू नॉट ni 2 pi by 10 pi by अपॉन 2 pi या फिर ये n को नीचे लिखोगे और फिर इसमें 10 को sin pi by n लिख दो तो वो एल'होस्पिटल रूल आ जाएगा tan x by x भी 1 हो जाएगा tan x by x भी 1 होगा tan x by x ये भी ओके आगे मैंने बोला इरोडो को देख के मतलब जजमेंट नहीं करते कहीं भी क्योंकि अभी इरोडो के मैक्सिमम क्वेश्चंस है ना आपके अच्छे से रेफरेंस बुक में सारे ने कॉपी कर लिए तो या तो वो आपको न्यू एडिशन ऑफ डीसीपी में मिल जाता है क्योंकि न्यू एडिशन डीसीपी में तो पूरा ऑलमोस्ट जितना इरोडो वो सब है मतलब ओल्ड एडिशन डीसीपी में नहीं था न्यू एडिशन में तो इरोडो का सेक्शन ही दे दिया कि जितने क्वेश्चंस इरोडो के होंगे तो मैंने वो नया मंगवाया तो उसके अंदर पूरा आएगा उसके अलावा टीजी ने भी बहुत सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं सेंगेज ने भी बहुत सारे क्वेश्चन तो वहां पे वो लिखते नहीं है बट है तो इरोडो के समझा ऐसे पूरा यहाँ पे एक सेक्शन है बट क्वेश्चंस आर डूएबल इनफ ओके अब जिसका हो गया वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है दिस इज आवर नेक्स्ट एमपीएस लॉ का रेजोल्यूशन
start writing experiment. ये इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी है, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन वो सेक्शन का लेंथ, ठीक है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सॉलिड और इनफाइनाइट लेंथ का लिया था, बट डेरिवेशन करते वक्त एम्पीरियन टू फाइनाइट लेंथ, तो हमने लेंथ एल लिया, फाइनल आंसर में एल लिया, वो मेरा क्योंकि इंफिनिटी है, तो एल वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आप पहले लिखो, फिर मैं चाहिए तो एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है। ओके, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है यहाँ पे। कंसीडर करो आपके पास इनफाइनाइट शीट है बट उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, ओके। तो कंसीडर करो ये आपका बुक है, अगेन इसकी थिकनेस बहुत कम अज्यूम करना, लाइक अ पेपर अज्यूम करो, ओके, और करंट फ्लो करना। नाउ द प्रॉब्लम इज if the sheet is infinite, okay, and the current is flowing like this, तो मुझे करंट यहाँ पे है ना ऐसा पैरामीटर नहीं दिया होगा, मुझे कोई दूसरा पैरामीटर दिया होगा, वेरी मच सिमिलर टू कि मेरे पास अगर लीनियर मतलब एक लाइन चार्ज है तो टोटल चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर शुड बी इनफाइनाइट। तो वहाँ पे लाइन चार्ज नहीं मतलब तुम्हें क्यों नहीं देते थे, तुम लोग को लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा देते थे, समझ में आया? वैसे यहाँ पे भी they can't give you the current as a parameter, they should give some other
तो उन्होंने अब वेरिएबल क्या दिया है, लीनियर करंट डेंसिटी। तो इसको एज ऑफ नाउ मैंने स्मॉल j लिखा है और इसको डिफाइन क्या किया है, करंट पर यूनिट टाइम। ओके, सो दिस इज, जहां पे मैंने क्रॉस बनाया है, ये क्रॉस का मतलब है कि करंट इज एंटरिंग एंड गोइंग लाइक दिस। सो क्रॉस का मीनिंग ये समझ में आया, ये क्लियर है सबको? आइए, अब इसका ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये वाला पार्ट, उस क्रॉस सेक्शन को मैंने यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया है। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन है, आपको समझना है कि ये ऐसे इंफिनिटी पे जा रहा है और ये ऐसे भी इंफिनिटी पे जा रहा है ना। सो इट्स लाइक अ लॉन्ग पेपर जो ऐसा है, ये क्लियर है ना। अगर मैं थंब को ऐसे रखता हूँ, मतलब करंट इज गोइंग लाइक दिस, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा, ये समझा। सो ऊपर ऐसे होगा और नीचे ऐसे होगा, ये क्लियर। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एरो ऐसे जाने चाहिए, तो ये एरो ऊपर वाले जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का एरो है, और नीचे जो जाने चाहिए वो ऐसे जाने चाहिए, तो नीचे वाले एरो नीचे वाले मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी क्लियर है। क्योंकि ये पार्ट इनफाइनाइट है तो मैं सॉल्विंग इंफिनिटी पे नहीं कर सकता, तो मैंने फाइनाइट लेंथ का एम्पीरियड लूप लिया। तो आपने देखा होगा एम्पीरियड लूप मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, एंड आई ट्राई टू मेंटेन द सिमेट्री, मींस ऊपर जितना है नीचे जितना है, ऐसा कुछ क्लियर। लेंथ मैंने कितना ले लिया, l, और फिर PQRS नाम देके उसको मैंने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट किया तो मैंने इसको इंटीग्रेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया, P से Q, Q से R, R से S और लास्ट में S से P, और फिर फाइनली क्या लिख दिया, म्यू नॉट R। इसके अंदर जितना करंट एनक्लोज उतना करंट, ये समझा ना। अगेन द करंट इसमें तो इनफाइनाइट होगा पर कितने सेक्शन में फाइनाइट होगा, ये समझा। और एज पर एम्पीरियड लूप द करंट इज एनक्लोज वाला ही लेना है, तो मुझे इसका करंट कितना लेना पड़ेगा, I। तो यहाँ पे मैंने एज ऑफ नाउ I लिखा। इफ आई लुक हियर, देन यहाँ पे ऐसा लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसा या ऐसा है, तो वो तो 90 होगा। तो दो ऐसे एलिमेंट है जिसका आंसर 0 होगा, और वो होने वाले Q से R और S से T, जो एक्चुअली में सॉलिड में भी था, यहाँ पे भी थे। तो ये दोनों का मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। ये दोनों के मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखेंगे, लेंथ यहाँ पे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे जा रहा है, लेंथ यहाँ पे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे जा रहा है। जैसे लास्ट टाइम मैं उल्टा था, यहाँ पे ऐसा है, ये समझा। तो इस बार दोनों मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऐड होंगे, और ऐड होंगे तो इट शुड बी VL प्लस VL, और राइट साइड में अभी भी क्या चल रहा है, अगर दोनों को ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, 2VL इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I। जिसमें से अगर मैं इसको L को डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, म्यू नॉट I बाय 2L। बट क्या I बाय L इज करंट डेंसिटी, तो क्या मैं उसको J से रिप्लेस कर सकता हूं, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट J। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या, द इनफाइनाइट शीट कैरिंग करंट। बट अगेन ये कौन सा है, थिन। थिन के जैसा और एक केस है, वो कौन सा है, थिक। और ऐसा, अब अगर आपके पास एक बड़ा बुक है उसमें से करंट फ्लो, अब इस बार आई कांट यूज करंट डेंसिटी लीनियर वाला, आई हैव टू यूज अवर एरियल करंट डेंसिटी, जो नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं, करंट अपॉन एरिया। बिकॉज़ करंट ऐसे जाएगा, ये आपका क्रॉस सेक्शन है ना। अब इसमें दिक्कत ये है कि अगर अब ये थिक है तो इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड में दो जगह पे पूछ सकता हूं, इसमें तो पक्का है बाहर ही आ सकता है, अंदर तो नहीं होगा। इसमें लेकिन दो जगह पॉसिबल है, एक कहां पे, आउटसाइड, और एक कहां पे, इनसाइड। सो मैं अब दो केस का डेरिवेशन करूंगा, और दो केस का डेरिवेशन मतलब एम्पीरियड लूप भी दो होंगे अलग, तो मैं दोनों का सॉल्व करूंगा अभी, ठीक है। एज ऑफ नाउ इसमें कोई डाउट है तो क्या समझ में आया सबको?
इसके डेरिवेशन में क्या चेंज आएगा अगर मैं ये वाला केस ले रहा हूँ, आउटसाइड वाला, दिस वन एंड दिस वन इज वेरी मच सिमिलर, सही है ना? सिर्फ एक चेंज इसका विड्थ का, मतलब अगर देखें विड्थ का, तो मैं डेरिवेशन में क्या लिखूंगा, मतलब मेरा डेरिवेशन में ऐसे कुछ जाएगा ना सेम। सो मेरे पास क्या होना चाहिए, कैन बी कि वापस 2 जीरो होंगे 100%, और 2 का तो एडिशन होगा पक्का। तो इज इट ओके सर राइट डायरेक्टली 2bl चलेगा? तो मैं लेफ्ट साइड पे तो डेफिनेटली लिखूंगा 2 टाइम्स क्या bl, राइट साइड पे मुझे लिखना चाहिए म्यू नॉट I, या I याद रखेंगे इसके अंदर का जो करंट एनक्लोज है वो है, तो समझा नहीं समझा? सो अब क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर कितना करंट एनक्लोज है, तो उसके लिए आई हैव टू यूज द फॉर्मूला J इज इक्वल टू R बाय A, यस और नो? तो मुझे A जो रहेगा वो इतना इनटू इतना करना पड़ेगा, तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो मेरा करंट एनक्लोज होगा इस केस में वो होना चाहिए J L इंटू B, तो समझाइए? तो मुझे यहाँ पे राइट साइड में 2bl को कंटिन्यू करते हुए म्यू नॉट J टाइम्स LD लिखना पड़ेगा, देखिए जिसमें अगेन L कट होना चाहिए, और होना ही चाहिए क्योंकि L तो मैंने इंट्रोड्यूस किया, D दिया होगा क्योंकि थिकनेस देंगे, क्योंकि देखो 2 पैरामीटर इंफिनिटी है, एक पैरामीटर वैलिड है, समझा है सबको? वो ऐसे इंफिनिटी ऐसे इंफिनिटी, बट थिकनेस इज गिवन, ये समझा? तो तुम्हारा फाइनल आंसर जो B का होगा वो कितना हो जाएगा? द आंसर इज गोइंग टू बी म्यू नॉट JT बाय 2, दैट्स द आंसर ऑफ B। कहां पे देंगे? आउटसाइड या आउटसाइड ना, ठीक है? इनसाइड वाला मैं करवाता हूं, तब तक सोचो ये आउटसाइड का इनसाइड का क्या होगा? वही किया ना बेटा, हमारे पास कितने पार्ट में कितना करंट एंटर है वो है, यहाँ पे भी वही किया, हमारे पास इसमें इतने पार्ट में कितना एरिया करंट एंक्लोज है वो है, तो इतने पार्ट में कितना करंट एंक्लोज है, करंट डेंसिटी इनटू द लेंथ, तो उसको J into L लिख सकते हैं। तो इफ यू राइट 2bl इक्वल टू म्यू नॉट JL, तो LL कट हो गया, तो आंसर देगा म्यू नॉट JL, which is what the starting में किया, हां मतलब वन एंड द सेम थिंग, समझ गया?
ये समझाया नहीं। आउटसाइड का आंसर म्यू नॉट जे डी बाई 2 आया एंड इनसाइड का आंसर अभी मेरा म्यू नॉट जे एक्स आ गया। ओके, सो व्हाट इज एक्स? ये मान लो थिकनेस है ना इतना, इसका मिडल पॉइंट दैट इज एक्सिस, वहां से एक सर्टेन डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ये क्लियर है? ये समझा नहीं समझा? तो जो पॉइंट पे मुझे फाइंड करनी है वहां से मैं एम्पिरिकल लूप बना रहा हूं। तो सेंटर पॉइंट से अपर डिस्टेंस x है, लोअर डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया x, मतलब सिमेट्रिकली लिया। ये समझा? तो अब ये मेरा जो एम्पिरिकल लूप बना है, इसका जो वर्टिकल टोटल डिस्टेंस है वो 2x होगा। Where x is what? Distance from the central axis. तो ये x है, ये x है। तो लेफ्ट साइड तो अभी भी 2b नहीं चलेगा। आई थिंक लेफ्ट साइड तो 2b फिक्स हो गया। राइट साइड में डिफरेंस क्यों आ रहा है हर बार? क्योंकि करंट एनक्लोज चेंज हो रहा है। पहले केस में करंट एनक्लोज कितना था? जब मैं ये बाहर लेके जा रहा था तो करंट एनक्लोज कितना था? तो उसमें पूरी थिकनेस आ रही थी। ये समझा? इस बार करंट एनक्लोज चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास थिकनेस इतनी है। तो थिकनेस कितनी आई? तो मुझे लिखना चाहिए म्यू नॉट j into the area. What is the area of this loop? 2x into L. तो मैंने 2x into L लिखा। इसमें 2 और 2 का 2 तो b का आंसर कितना आएगा? म्यू नॉट jx. That means b is directly proportional to the distance. Yes or no? तो मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे तुम यहाँ पे जा रहे हो, तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ते जा रही है, पर जैसे ही तुम उसके सरफेस पे पहुंचते हो और फिर बाहर जाते हो तो वो म्यू नॉट जे डी बाई 2 बनती है ना, मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट बन जा रही है। हेंस इफ यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ v वर्सेस x, पर इसमें x का मीनिंग समझने की जरूरत है। x क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, है ना? वो आई थिंक ये बनना चाहिए। सबको समझा? ये जो पॉइंट होगा ये होना चाहिए d बाई 2। सबको समझा है? क्योंकि ये d बाई 2 होगा तो ये डेफिनेटली हो जाएगा x इक्वल टू कितना? -3। तो इसके बीच में ग्राफ ऐसा और फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन करते हैं, which is म्यू नॉट जे डी बाई 2। ओके, दैट्स इट। दिक्कत है समझ में क्या? वैसे तो सेम बोल सकते हैं म्यू नॉट जे डी बाई 2 ऑन वाला भी सेम। जैसे इस पॉइंट पे शार्प टर्न है ना, पर आंसर अगर ऑन द पूछे तो म्यू नॉट जे डी बाई 2 क्योंकि इस फॉर्मूला के हिसाब से भी x की वैल्यू डी बाई 2 डालेगा। ये आंसर है। तो वो there is no variation in the magnetic field. नहीं तब चेंज होगा। अगर तूने कैसे शीट रखा और ये पार्ट है, अब इसके पहले वाला का जो आंसर आया वो कितना था? नॉट जे बाई 2, बराबर? वो भी कांस्टेंट ही था, सो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस। वो यहाँ था। अब तो इसकी थिकनेस को बढ़ा
तो मान लें कि थिकनेस इतनी होगी, अभी भी ये पॉइंट बाहर है, तो आंसर म्यू नॉट जे डी बाई वैल्यू चेंज हुई तो, क्योंकि अब थिकनेस पे डिपेंडेंट है, समझा? अब जिस थिकनेस को मैंने इतना कर दिया, हाँ, क्योंकि थिकनेस पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, फिर और बढ़ जैसे ये अब पॉइंट अंदर चला गया, तो अब वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे, ये समझा? और अब एक्स कांस्टेंट, तो कैसे होगा? तुम्हारा सिमेट्री हो गया, ठीक है। आप लोगों ने अभी एक मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर खत्म कर दिया। आई कैन से दैट वी हैव कंप्लीटेड अवर 50% ऑफ द चैप्टर, क्योंकि द फर्स्ट मेजर पार्ट ऑफ आर्ट्स लॉ एंड सेकंड मेजर पार्ट ऑफ द एमपीएस लॉ, ये दो पार्ट कंप्लीट हो गए। अब दो और पार्ट बचे। एक पार्ट है करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में क्या जनरेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने पूरा वो इफेक्ट देखा है ना। व्हाट इफ अब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और चार्ज पार्टिकल को अंदर लेके तो क्या होगा? सो अब हम मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखेंगे, ये समझा? अभी तक हम क्या देख रहे थे, हाउ वी आर जनरेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करना वो सीख रहे थे। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना सीख रहे हैं, बिकॉज अभी हमें समझ में आ गया कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास सॉलिनॉइड है वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, लूप कैसे जनरेट कर रहा है, सब सीख गया। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो चुकी है, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल एंटर होगा तो क्या उसके साथ होगा वो हमें देखना। और अगर व्हाट इफ मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और चार्ज पार्टिकल एंटर होगा तो क्या है। तो अब हम पूरी इफेक्ट को स्टडी करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन सी, वो किस पे जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एज ऑफ नाउ मैं क्या कंसीडर करूंगा, यूनिफॉर्म है ना, क्योंकि पहले यूनिफॉर्म का है। तो आई थिंक मुझे आपने कौन सा टॉपिक नंबर बना चेक करो, न्यू टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। So I think we are starting with fourth topic. Right now, magnetic force on a moving charge. Magnetic force on a moving charge. In a uniform magnetic field. In a uniform magnetic field. तो मान लो कि आपके पास इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है डी वेक्टर, और आपका चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर होता है मेकिंग सम थीटा एंगल, ओके, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल Q is going to be F vector is Q V vector cross V. So the force acting on a charge particle in magnetic field is given by क्या, Q ब्रैकेट में V वेक्टर क्रॉस V। तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, पहले चार्ज पार्टिकल पे और
ऑब्वियसली उसके साइन देगी, क्योंकि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो डिफ्लेक्शन चेंज होगा। नेक्स्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे। थर्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड पे। एंड फोर्थ वो डिपेंड कर रहा है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वही अभी केसेस बनेंगे। इफ द एंगल थीटा इज 0 तो क्या, 90 तो क्या, 0 और 90 के बीच में तो क्या, एंड सो। ये समझिए, ये हमारा फॉर्मूला है एफ का। ओके, देखो ये फॉर्मूला कहां से आया? सही है, हाउ दिस फॉर्मूला केम इनटू द पिक्चर, कैसे q v क्रॉस v कैसे सडनली, तो कहीं ना कहीं इसका कोई तो ओरिजिन होगा। जैसे हम f को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में q इंटू e बोलते हैं, क्यों? क्योंकि सर हमने ना ऐसा पढ़ा था कि इंटेंसिटी इज फोर्स अपॉन चार्ज, है ना? तो फोर्सेस को वैसे डिफाइन नहीं किया था। ई को क्या डिफाइन किया था अगर आपको याद हो? फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स वहां से क्यों ही बन गया, सही? तो वैसे ही एफ का ये आंसर क्यू ब्रैकेट में क्या v क्रॉस v कैसा है? अगेन एज ऑफ नाउ कहीं पे भी आपको डेरिवेशन इसका नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके फिर हमें ड्राइव अगेन उसके एटॉमिक लेवल पे जाके सॉल्व करना, तो वी डू नॉट हैव दैट इनटू द राइट। ये कैसा है? तो मैं अभी के लिए रिजल्ट पे जाना, ओके, डेरिवेशन के लिए चाहिए तो वंस द चैप्टर एंड पोर्शन खत्म हो गया एक एक्स्ट्रा लेक्चर होगा तो अच्छा। ये फॉर्मूला लेकिन काम का इसके लिए है, तुम b का डायमेंशन अब फाइंड कर सकते हो। अभी तक मैंने b का डायमेंशन निकालना नहीं सिखाया, ओके, बिकॉज़ आपके जो फॉर्मूला है उसमें दिक्कत क्या था, मैंने जो भी फॉर्मूला आपको b का दिखाया ना तो उसमें हमेशा म्यू नॉट यूज कर रहे थे, याद है? तो b का डायमेंशन निकालने के लिए दिक्कत म्यू नॉट का भी, तो तुम्हें म्यू नॉट का डायमेंशन चाहिए जो तुम्हें नहीं आता, सही है? तो b अगर पता चलेगा तो म्यू नॉट डिराइव होगा, आया? तो क्या अब b डिराइव हो सकता है? यस, नाउ आई कैन डिराइव, आया ना? तो कैसे डिराइव हो सकता है? अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो क्या लिखूंगा? फर्स्ट टू राइट s इज इक्वल टू क्या? qvb sin थीटा, बराबर? तो मेरा जो b हो जाएगा वो हो जाना चाहिए s अपॉन q। अगर मैं सिर्फ यूनिट के हिसाब से जाऊं, इसका मतलब ये है कि इट शुड बी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर एम्पियर सेकंड इनटू मीटर पर मिनट, ये क्लियर? तो सेकंड और सेकंड कट होगा, मीटर और मीटर कट होगा, तो यहाँ से b का डायमेंशन है, द डायमेंशन इज n0 n1 t minus 2 a minus 1, that's the answer of b। ये लिख के रखना, that's the dimension of b।
हिसाब से अगर मुझे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पता होंगे तो क्या मैं फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकता हूँ? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो यहाँ से निकल जाएगा, मुझे डायरेक्शन चाहिए, कर सकता हूँ? क्या यूज करूँगा? कैन वी यूज द क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट B क्रॉस B अंदर जाएगा, सही है ना? तो B क्रॉस B अगर ऐसा है तो अगर पार्टिकल ऐसा एंटर करेगा तो फोर्स उसको ऐसा लगेगा, तो आई थिंक वो बैंड होगा ऐसा। इमेजिन हो रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, हॉरिजॉन्टल है, पार्टिकल ऐसा एंटर होगा, जैसे यहाँ से एंटर हुआ यहाँ तक तो वो सीधा ही चल रहा है, जैसे एंटर हुआ यहाँ पे फोर्स उसको अंदर लग रहा है तो बैंड अंदर की तरफ। इमेजिन हुआ ना? हर बार इमेजिन नहीं हो पाए, ये भी समझते, क्योंकि हर बार तुम सिचुएशन को, ये तो अभी सिंपल ये था कि चलो ठीक है क्लियर हुआ, हर बार नहीं पॉसिबल, तो इसीलिए वी आर गोइंग टू यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या यूज करेंगे अभी? अब इसमें ऐसा है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ना, अगेन आप अगर उसको फिंगर्स को अलग अलग नाम चेंज कर दो तो लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों मिरर इमेज है, समझ में आ रहा है? तो आपके रेफरेंस बुक अलग अलग फ्लेमिंग को यूज करता है, जैसे MEC में कोई फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करता है, साथ में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी यूज कर सकता है, और EMI में भी वाइस वर्सा पॉसिबल, पर मैं ऐसा यूज करता हूँ, मतलब मेरे दिमाग में दो मेजर चैप्टर है जहाँ पर फ्लेमिंग आता है, एक MEEC जिसमें E पे ज्यादा स्ट्रेस है, सही है ना? दूसरा कौन सा है? इसमें EMI हर एक को एक एक यूज किया है ना, जिसपे I पे मैं फोकस करूँ, इसमें मैं किस पे फोकस कर रहा हूँ? E पे, और E पे करूँगा तो मेरा लेफ्ट होना चाहिए और ये होना चाहिए वो जनरली में काम करेगा, मतलब मेरा मेरा कॉन्सेप्ट है और EMI का, और मैं EMI में भी राइट हैंड थंब रूल यूज नहीं करता, मैंने ट्रिक भी करा हुआ, राइट हैंड पाम रूल यूज करता हूँ। सो राइट हैंड वो सबसे बेस्ट राइट हैंड पाम। पहले ये क्या है वो लिखवा देता हूँ, फिर हम इस पे थोड़ा आप लोगों ने नहीं हो गया तुम लिख के रखो, फिर अगर तुम्हें तुम किसी एक पर्टिकुलर चीज को अगर अनिल की मेथड फिक्स हो रहा है दिमाग में, देन फॉलो दैट, देन डोंट चेंज व्हाटएवर आई एम सेइंग, कंटिन्यू दैट, ठीक है? पर लिख के इसके लिए रखो, क्योंकि वो डेफिनेटली बोर्ड में पूछेंगे तो मेरे हिसाब से क्योंकि बोर्ड में वो जो दिया है मैंने बताया वो नहीं समझा, क्योंकि वहां पे तुम कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वो बोलेंगे लिखना कह रहे डिस्ट्रैक्ट लेफ्ट हैंड तो लिखना पड़ेगा, इनका फर्स्ट फिंगर ये होगा, लिखो to find magnetic force on a moving charge. To find magnetic force on a moving charge, we can use Fleming's left hand rule. लिखो फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर,
Okay, so now first finger is for field, second finger is for velocity और करंट. क्योंकि अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक सिखाऊंगा मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर. तो करंट कैरिंग वायर में मैं सेम रूल रखता हूँ ऐसा रहता है जिसमें सेकंड फिंगर करंट का नाम करेगी, इस केस में सेकंड फिंगर इसका नाम करेगी वेलोसिटी का. दिस इज वन इन द सेम थिंग. हम this thrust, this is for force. So the first finger field, second finger velocity or current, thumb is for thrust or the force, and this formula is applicable for positive charge. So first finger, second finger, thumb, ये अंदर है, ठीक है. मेरा वेलोसिटी पहले तुम एंगल पे लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. उसका तुम एक कंपोनेंट ले लो, वो 90 डिग्री पे होगा, तो हम अंदर जा रहे हैं. Which is also true if I use cross product one. Again, लेफ्ट हैंड को प्रॉपर, मतलब तुम राइटिंग हो इसीलिए लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना, वो भी दिमाग में. अगर आपको वो वाला मतलब सर ने राइट हैंड वाला सिखा दिया वो समझ में आ गया तो दिक्कत नहीं. पर अभी ये लिख के रखो. हाँ, एग्जाम में पूछा जाए डिफाइन करो तो आई थिंक इस वे में डिफाइन है ना कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सेज द फर्स्ट फिंगर शुड बी पॉइंटेड टुवर्ड्स द फील्ड, द सेकंड फिंगर शुड बी पॉइंटेड टुवर्ड्स द वेलोसिटी, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ये क्लियर है ना? ऐसे डिफाइन करना. हां सर. चलो इसके नीचे नेक्स्ट पार्ट लिखो. फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर के मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर 1 2 3 4 5. इसके बाद का पार्ट लिखो. मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर. नेक्स्ट पार्ट लिखो. मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू P vector and V vector. Magnetic force is perpendicular to P vector and V vector. So the work done by magnetic force. So the work done by magnetic force is always equal to 0. ये स्टेटमेंट समझा क्या लिखा? ओके. नेक्स्ट. Hence magnetic force cannot change. Hence magnetic force cannot change. The speed of the moving particle. Magnetic force cannot change the speed
of the moving particle. ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल एंटर होता है तो उसकी फील्ड कभी चेंज नहीं, कभी भी। सो अगर 20 मीटर पर सेकंड एंटर हुआ और अगर वो एग्जिट कहीं पे भी मारेगा, कभी भी मारेगा, तो आंसर 20 मीटर पर सेकंड ही होगा। ये समझा? पर इसमें ट्विस्ट क्या है? It cannot change the speed of the particle. It can only change the direction of moving particle. It can only change. It can only change the direction of moving particle. And last point. Magnetic force cannot act on a stationary particle. Magnetic force cannot act on a stationary particle. ये भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तुमने चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रखा, तुमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, चार्ज पार्टिकल वही रहेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फॉर्मूला में कंपल्सरी कौन सा टर्म है? तो वेलोसिटी नहीं है तो फोर्स भी नहीं है। ये जो मैंने लिखवा है ये आपको डिस्टिंग्विश देगा 2 मार्क्स का बोर्ड्स के लिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। कैसे? क्या इलेक्ट्रिक फोर्स पार्टिकल की स्पीड चेंज कर सकता है? बिकॉज इट कैन एक्सेलरेट आल्सो, इट कैन डीएक्सेलरेट। क्या ये चेंज कर पाएगा? नहीं। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स स्टेशनरी पार्टिकल पे वर्क कर सकता है? क्योंकि पार्टिकल रेस्ट में भी है, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो पार्टिकल उसी डायरेक्शन में भी जा सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। समझ में आया? सही। तो ये 2 चीज है। हाँ, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर सकता है? क्या इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर सकता है? अगर पार्टिकल जो है उसके डायरेक्शन को चेंज किया, अगर ऐसा फीड हुआ और ऐसा एंटर हुआ, है ना, तो पार्टिकल के चार्ज के साइन के हिसाब से वो नीचे या ऊपर जाना। मुझे इतना याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल को या तो स्ट्रेट लाइन में लेके जाएगी अगर उसके डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ, या तो उसको प्रोजेक्टाइल में लेके जाएगी, दैट इज पैराबोलिक लेन। मैग्नेटिक फोर्स अब क्या करने वाला है वो भी हमें देखना है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो अलोंग नहीं लग रहा, वो उल्टा उस प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा। तो ये थोड़ा सा वियर्ड। और फोर्स ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर हमने एक ऐसा स्पेशल केस देख लिया है जहां पे हमेशा परपेंडिकुलर होते ही, और वो कैसे, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बिकॉज़ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसलिए सबसे मेजर केस जो आता है वो ये है कि चार्ज पार्टिकल अब सर्कल में घूमना चाहता है, और जैसे ही सर्कल में घूमना चालू किया मतलब सर्कुलर मोशन के सारे क्वेश्चंस मैग्नेटिक फोर्स के साथ कंबाइन होना स्टार्ट हो जाते। ये समझा? और क्यों ना मैं अगर यूसीएम क्रिएट कर रहा हूं तो उसको नॉन यूसीएम भी क्रिएट करवा सकता हूं। कैसे? फील्ड वेरी करके। अब फील्ड वेरी 2 तरीके से हो सकती है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को रख दूं पर साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्बिनेशन दे दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकती है एंड मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कल में घुमा सकती है। सो दैट कैन क्रिएट समथिंग डिफरेंट, है ना, कि मैं ऐसा बढ़ा सकता हूं कुछ, वो है साइक्लोन फोर्स। तो अब धीरे-धीरे सब चीजों को आएंगे। सही है? तो पहले केस देखते हैं, सिंपल वाला केस। लेट्स टेक केस 1। अच्छा, ये वाला जो लिखा हुआ समझ में आ गया? तीन केस क्या क्या दिखा है पहले? मैग्नेटिक फोर्स क्या चेंज नहीं कर पाएगा? स्पीड को। वेलोसिटी चेंज होगा। अच्छा, क्या वेलोसिटी चेंज होगा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड? कभी मत बोलना ना, होगा, क्योंकि स्पीड चेंज होगा, डायरेक्शन। तो वेलोसिटी चेंज होता है। क्या वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा? हाँ, पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है। So magnetic force cannot change the kinetic energy of the particle. It can change the momentum, but again momentum का magnitude constant होगा, पर direction change होगा।
ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वो पहला सीखा, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तीसरा क्या सीखा, मैग्नेटिक फोर्स किस पे नहीं लग सकता, स्टेशनरी पार्टिकल। तो चलो केस 1 लेते हैं। ठीक, केस 1, D vector is parallel to D vector. V vector is parallel to D vector. You can also take anti-parallel also, फर्क नहीं पड़ेगा. So I want to consider two cases, theta equal to 0 और 1. Theta equal to 0 और 1. तो अज्यूम करो आपके पास ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है और आप एक प्लस क्यू पार्टिकल को इस डायरेक्शन में एंटर करवाते हो मैग्नेटिक फील्ड में। अगर एंटर होगा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा Fn वो 0, बिकॉज फॉर्मूला के हिसाब से QVB sin थीटा, थीटा 0 तो फोर्स 0 लगेगा। तो इस पे क्या कमेंट कर पाएंगे? पार्टिकल will continue to move in a straight line. Particle will continue to move in a straight line. ठीक है? So ऐसे एंटर करा और थीटा 0. अच्छा, उल्टा एंटर करा तो भी कुछ फर्क पड़ेगा था? Yes. So it will continue to move. The most important case is case 2. The most important case is case 2. Case 2 क्या है? V vector is perpendicular to E. So theta is 90. मान लो पार्टिकल ऐसे एंटर करना है, ये उसका V है। कैन यू टेल मी उसका फोर्स कैसे लगेगा? सर ऐसे लेफ्ट में लगेगा। सर राइट में लगेगा, राइट में लगेगा, लेफ्ट में लगेगा, लेफ्ट में इसमें से फोर्स कौन सा होता है? कम हाँ लेफ्ट में लगेगा सर, लेफ्ट में लगेगा सर, लेफ्ट में लगेगा यहाँ। अगर मैं लेफ्ट हैंड यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट फिंगर स्पीड, सेकंड फिंगर वेलोसिटी, हाफ तो फोर्स ऐसे लगेगी। ये सही है? हाँ, तुम लोग राइट हैंड यूज कर रहे हो भाई, तो ऐसे जाएगा, तो उस केस में फोर्स ऐसे लगेगा, है ना? अब मान लो ना लेफ्ट ना राइट, सिर्फ प्योर कॉमन सेंस, नो लेफ्ट नो राइट, सर नहीं समझ में आता,
क्योंकि अभी भी कंफ्यूज हो रहे थे, तब भी होंगे और होंगे, मुझे पता है ये है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। तो क्या बेसिक कॉमन सेंस, यूज वेक्टर्स। और मुझे पता है मुझे ये मेथड सबसे बेस्ट लगता है। द रीजन इज जेन को पता है कि आप कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक में, है ना, तो वो आपको कंपैरिजन वाले केस देगा। और जब वो कंपैरिजन वाले केस देता है ना, तो तुम्हें 4 पार्टिकल को एंटर करवाएगा, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा पार्टिकल। अब पॉजिटिव भी एंटर कर रहा है, नेगेटिव भी एंटर कर रहा है। और जब वो एंटर दोनों करेंगे तो तुम्हें ये तो समझ में आ जाएगा कि अगर प्रोटॉन लेफ्ट में एंटर हुआ तो इलेक्ट्रॉन राइट में जाएगा, तो डिफ्लेक्शन अपोजिट होगा ना। और तुमने घाई में डिफ्लेक्शन सही मतलब राइट में ले लिया या लेफ्ट में ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। सो मैं हमेशा क्या सोचता हूँ कि क्यों ना यार हम एफ वेक्टर को क्यू बी क्रॉस बी सोच लें, बराबर है। प्रोटॉन है तो ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर प्लस डालूंगा, बी ये है तो इसको जे डालूंगा, बी अंदर है तो माइनस के डालूंगा, जे क्रॉस के आई होता है माइनस तो माइनस आएगा, फोर्स करना चाहिए माइनस आई लेफ्ट में होता है कभी कर सकते हो क्योंकि तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट तो लेना आता है, तो ना लेफ्ट हैंड चाहिए ना राइट हैंड चाहिए, सही है। तो वेक्टर भी आता है ना, और आई क्रॉस जे क्रॉस के में चलता है, तो कहानी सिंपल है, क्लियर हुआ। तुम वेरीफाई भी कर लो, तुम हमेशा क्या कर लो, अगर तुमने लेफ्ट हैंड से यूज किया राइट हैंड से यूज किया आंसर लेके आए दिमाग में, और इससे भी ट्राई करो क्योंकि ये तो कभी गलत नहीं जाएगा अनलेस तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता ठीक है, कि उसमें कंफ्यूजन जे क्रॉस के आई था या के क्रॉस जे आई, बट अदरवाइज ये सबसे ट्रस्टवर्दी होता है, ठीक है। ओके हाँ, दूसरा इसका और एक एडवांटेज, अगर इसमें आई क्रॉस जे के बजाय कोई एंगल जब एंटर हुआ ना तो भी तुम वेक्टर फॉर्मेट में लिखोगे तो भी आता है, ये सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है, ठीक है। चलो इसका तुमने सही बता कैसे फोर्स कर रहा है, लेफ्ट से, अगर लेफ्ट में लग रहा है तो वेलोसिटी ऐसी है, फोर्स कैसे लग रहा है ऐसा, तो ये टर्न ऐसे मारा, और जब उसने टर्न मारा ना और सडनली उसी टाइम पे मैंने ये पूरी नीचे वाली फील्ड को भी मैग्नेटिक फील्ड से भर दिया, ये समझा, तो नीचे वाला पूरा सेट मैग्नेटिक फील्ड से भर गया, ये समझना। सो ये एंटर हुआ, ये ऐसे टर्न मारा और जब यहाँ तक पहुंचा फिर नीचे भी ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो अब ये पूरा सर्कल और इस सर्कल में घूमता है, एंड दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड जो अभी पूरे स्पेस में आ रहेगा। ओके नाउ क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है, अच्छा सर्कल में क्यों घूम रहा है, आई थिंक ये भी समझ गया होगा क्यों सर्कल में घूम रहा है, क्योंकि फोर्स कहाँ लग रहा है लेफ्ट में और वेलोसिटी कहाँ लग रहा है राइट में, तो नाउ योर magnetic force is providing the necessary centrifugal force to move in a circular motion, ये समझा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे Fm is your FCP, yes or no, and FCP is mv square by r, और Fm क्या है, तो मैं लिख सकता हूँ सर QVB sin 90 which is 1 equal to कितना हो जाएगा mv square by r, क्या एक v और एक v कट होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इससे r का फॉर्मूला आ जाएगा mv by q, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय कितना mv by q, दैट्स द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ये क्लियर है। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन, सर आपने क्यों ऐसा बोला कि अंदर जाने के बाद आपने मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया, ऐसा क्यों बोला, अगर इसके नीचे मैग्नेट नहीं होता तो हाफ सर्कल कंप्लीट करके निकल जाता है, ये समझा, पर मुझे तो पूरा सर्कल कंप्लीट करना है, ये समझा, तो सर्कल कंप्लीट कराने के लिए नीचे की मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होनी चाहिए, वरना ये केस हो जाएगा लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड वाला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड, कि मेरे रीजन में इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड है, एंटर करा टर्न मारा निकल गया, ये समझा। तो सर ये वाले केस नहीं सही है क्या कि एंटर कर रहा है ऐसे घूम रहा है तो यहाँ से निकल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या नहीं आते, क्या लग रहा है आपको, कैसे बात कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड से इतने पार्ट में आ रहे हैं और पार्टिकल यहाँ से एंटर कर रहा है, और जब एंटर कर रहा है तो ऑप्शन क्या हो सकते हैं, ऐसा जाना, ऐसा जाना, ऐसा जाना, आपका जैसे जाएगा तो ऐसे भी है, ऐसे एंटर करा तो ऐसे भी निकल सकता है,
ऐसे एंटर करा तो ऐसे भी नहीं कर सकता, ऐसे एंटर करके ऐसे भी नहीं कर सकता। तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो वो तो डिपेंड करेगा कौन से एंगल पे एंटर कर रहा है और कितनी वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड कितने रीजन तक है, तो वो थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा। तो ये केस हुआ लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड वाला, और क्या केस हुआ एडवांस आता है बहुत आएगा ये समझा। तो अब धीरे धीरे चीजें और बेटर होती है। अच्छा, ये सर्कुलर मोशन समझा है, इतना लिखो फिर तुम्हारे बैच में लेक्चर होती है। फिर अगर और वो भी है जैसे एक कैपेसिटर स्टोर करना है हाफ सीरीज जैसे मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर ये एनर्जी बहुत चीज अब जो पूछने वाले these are the magnetic fields. And here actually a charged particle in that magnetic field. That magnetic field is not going to do any kind of work on that charge. So charged particles अंदर में है, बस अगर मैं घुमा दूँ, So the first point is the gravitational force on that वो planet पे ये केस खत्म ही हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? थैंक यू, बाय। क्या मैग्नेटिक पोटेंशियल करके कोई क्या मैग्नेटिक पोटेंशियल ये वो अनिशा